चलो अभी एल्काइन स्टार्ट करते हैं। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू, एल्काइंस मैं नहीं कराने वाली हूँ, यू पीपल आर गोइंग टू डू इट ऑन योर ओन, फाइन। So let's try on our own. So let's start with the preparation methods. Preparation methods. Now you remember alkane बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था? Alkyl halide, मतलब एक हैलोजन होना चाहिए था मॉलिक्यूल के ऊपर। एल्कीन बनाने के लिए हमें दो हैलोजन चाहिए थे, याद आया? डाई हैलाइड। दो कंडीशन लेते थे, या तो जेम लेते थे या फिर विसिनल लेते थे। विसिनल में क्या होता था? दोनों बगल बगल में बना लेते थे, और जेम में क्या होता था? दोनों क्लब करते थे। अब एल्काइन के लिए तुम्हें क्या लगता है कितने चाहिए होंगे? 4, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2, एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आने से कितने हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं? 2 एटम्स कम होते हैं। तो हमें 4 हैलोजन्स हटाने पड़ेंगे। तो अब हमें टेट्रा हैलाइड चाहिए होगा। कैन यू गेट माय पॉइंट? एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब होता है 2 हाइड्रोजन, मतलब एल्केन से एल्कीन पे आते हो तो -2 करते हो, एल्काइन से एल्कीन से एल्काइन आओगे तो -4। तो कितने हैलोजन लगाने पड़ेंगे? 4 एटम्स लगाओगे तभी तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास we'll prepare alkyne from halides, ठीक है, from alkyl halides। तो अब दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वे इज either we have alkane tetrahalide। एक तरीका तो ये है कि हमारे पास क्या लगा हो? 4 हैलोजन लगे हो। अब हैलोजन को निकालने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है? हैलोजन को जब भी हमने निकाला है कौन सा कैटलिस्ट यूज किया है? बोलो कौन सा? आई कांट लिसन। जिंक एंड सोडियम। इधर वी कैन यूज जिंक और वी कैन यूज सोडियम, क्योंकि NaCl अच्छे से बनता है, जिंक क्लोराइड अच्छे से बनता है। तो यहाँ पर कोई भी हैलोजन लगा होगा और इसका रिएक्शन जिंक के साथ हम लोग अगर करा ले, लेकिन जिंक एयर से नो रिएक्ट करे, इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वी विल डू इट इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और यू कैन से डू इट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा? इससे और इसकी रिएक्शन हो जाएगी, तो हमारे पास क्या निकल आएगा? ZnX2, और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C आ जाएगा। देखो ये निकल जाएगा एक मोल ऑफ जिंक के साथ, ये निकल जाएगा दूसरे मोल ऑफ जिंक के साथ। कैन यू गेट इट? ठीक है। और सिमिलरली अगर हमारे पास ये होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर CH3 लगा होता, एंड ये है, एंड यहाँ पर भी Cl लगा है, और यहाँ पे लगा है H, एंड देन इसकी रिएक्शन हम लोग Na से करा देते, तो Na एयर से ना रिएक्ट करे, उसके लिए कैसे स्पेशली हम ध्यान रखते हैं? ईथर और अल्कोहल कुछ यूज कर लेते हैं, एंड देन क्या होगा? NaCl, तो ये दोनों निकलेंगे तो एक पाई बॉन्ड आएगा, और ये दोनों निकलेंगे तो दूसरा पाई बॉन्ड आ जाएगा। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म? What will be the product formed? Will it be like this? Check it. Will it be like this? ठीक है। एंड दिस इज विच टाइप ऑफ एल्काइन? मैंने कल तुम्हें 2 तरीके के एल्काइन बताए थे, उनके टेस्ट भी बताए थे। टर्मिनल, तो क्या ये कौन सा टेस्ट देगा? टॉलेंस रिएजेंट। यस, अगर हमने सिल्वर मिरर टेस्ट दिया तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। कैन यू गेट इट? तो हैलोजेंस को निकालने का तरीका क्या होता है? मेटल्स को डाल दो। कौन से मेटल्स को डालते हैं हम लोग? जिंक एंड सोडियम। अभी एल्कीन में किया था वुड्स रिएक्शन, एल्केन में किया था, याद आया? तो अभी हमने जस्ट रिवाइज किया ना उसको, ठीक है बेटा, अभी कर रहे 1 मिनट। KOH, अब देखो अगर सपोजिंग मेरे पास एल्केन का डाई हैलाइड होता है, ठीक है, डाई हैलाइड हमने कितने तरीके के किए थे? कितने तरीके के डाई हैलाइड होते हैं? 2। कौन कौन से? जेम एंड विसिनल। तो बाई चांस मेरे पास है जेम डाई हैलाइड, ठीक है, जेम डाई हैलाइड, ये हो गया, ये इधर Cl लगा है, इधर H लगा है, और इधर Cl लगा है, ठीक है। अब बताओ
अब एक तरफ H है और एक तरफ Cl है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन किसका कराना पड़ेगा? पहले तो Cl है तो हम Cl2 निकाल दे रहे थे, अभी एक H है और एक Cl है, तो किसका एलिमिनेशन कराना पड़ेगा? HCl का। HCl का एलिमिनेशन जब भी हम कराते हैं तो हम क्या कैटलिस्ट यूज करते हैं? जैसे वाटर का कराते थे, रिमेम्बर, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता था। तो यहाँ पर हमें HCl निकालना है। HCl का एलिमिनेशन कराने के लिए हम क्या कैटलिस्ट यूज करते हैं? वेरी गुड, अल्कोहलिक KOH एंड मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अरे KOH NaOH एक ही बात हुई, ठीक है। तो उसको यूज कर सकते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ से एक HCl निकल जाएगा सपोजिंग ऊपर वाला, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक एल्कल, ये बनेगा, देखो ये बनेगा। इज इट फाइन? अब ट्रबल क्या है? अल्कोहलिक KOH जो होता है वो वीक एलिमिनेटिंग एजेंट होता है, मतलब वो सिर्फ 1 मोल HCl निकाल सकता है। तो 1 मोल HCl निकालने का मतलब है हमारा प्रोडक्ट तो एल्कीन पे बन करके अटक गया, बट हमें क्या बनाना है? अल्काइन। तो 1 मोल Na एक और HCl को निकालने के लिए एक स्ट्रॉन्गर एलिमिनेटिंग एजेंट लाना पड़ता है, और वो क्या होता है? वो होता है NaNH2 सोडामाइड। ओके, इसको लाना पड़ता है। अब इसमें LiNH2 भी लिखा हुआ आ सकता है, KNH2 भी लिखा हुआ आ सकता है, क्योंकि मेटल्स की वही एल्कली मेटल्स की सेम फैमिली का होगा। तो यहाँ पर इससे निकालने के क्या हो जाएगा? HCl वापस से निकल जाएगा, और HCl वापस से निकल गया तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्काइल। ठीक है, मैम तो इसको यहाँ स्टेप्स 2 में यूज करते हैं कि पहले भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली? बेटा अगर पहले यूज करोगे तो अल्कोहलिक KOH को डायरेक्टली यूज नहीं करोगे, मतलब आई एम टेलिंग यू इन अ सेकंड, जस्ट वेट। ओके, कैन यू गेट इट? तो हमने क्योंकि पहले एल्कीन में पढ़ा था अबाउट अल्कोहलिक KOH एंड वांटेड यू टू रिवाइज इट अगेन, सो आई एम डूइंग इट इन 2 स्टेप्स, ठीक है। बट अगर सपोजिंग तुम बहुत जल्दी में हो, तुम नहीं करना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पर डायरेक्टली ही हम क्या यूज कर सकते हैं? यस, सोडामाइड थोड़ा एक्सेस में डाल दो। एक्सेस का मतलब क्यों एक्सेस में हम डाल रहे हैं? क्योंकि हमें 2 मोल्स निकालना है। अगर हमने 1 मोल डाला तो नहीं निकल पाएगा, जब हम थोड़ा एक्स्ट्रा डालेंगे 2 मोल्स चाहिए तो निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 मोल्स HCl डायरेक्टली निकल जाएगा, एंड यू विल अगेन गेट व्हाट? यू विल अगेन गेट एल्काइन। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? या तो डायरेक्टली NaNH2 यूज करो, और अगर अल्कोहलिक KOH यूज करोगे तो सिर्फ 1 मोल HCl निकलेगा। ये डिफरेंस है दोनों को यूज करने का, ठीक है। अब तो अपनी बुक में देखना, डायरेक्टली दिया हुआ है कि स्टेप वाइज लिखा हुआ है, हम उस हिसाब से कर लेंगे। फाइन। हो गया सदेश? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, सपोजिंग जेम डाइहैलाइड नहीं होता, हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड होता। विसिनल का मतलब क्या है? जब 2 अलग अलग पे लगा हुआ है, ठीक है। अभी जेम नहीं है हमारे पास, विसिनल है, तो क्या ये रिएक्शन नहीं हो सकती? क्या हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है। अभी 1 मोल HCl निकल जाएगा और 1 मोल HCl बचा रह जाएगा, ठीक है। फिर से वही चीज NaNH2 लगा दो, क्योंकि अल्कोहलिक KOH तो सिर्फ 1 मोल निकाल पाता है, तो ये लगा दो तो वापस से एल्काइन प्रिपेयर हो जाएगा। तो बोथ वेज में प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे जेम यूज कर लो चाहे विसिनल यूज कर लो, बट ये ध्यान रखना एलिमिनेशन 2 मोल्स का होना चाहिए। तो 2 मोल्स का करने के लिए या तो 2 स्टेप है, पहले अल्कोहलिक KOH या NH2 यूज करो सेकंड स्टेप में, या डायरेक्टली NaNH2 यूज करो, क्योंकि वो 2 मोल्स को जब तक हाइड्रोजन निकल नहीं जाते सारे सारे, वो एलिमिनेशन करता जाएगा। कैन यू गेट इट? तो अभी ये क्लियर हुआ, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा मेथड्स नहीं पढ़ने, क्योंकि एल्कीन में तो ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पढ़ने का वो नहीं है। तो ये हो गया क्लियर, ठीक है।
अब हर टाइप के एल्केन हाइड्रोकार्बन्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें एसिड्स की जरूरत पड़ती है और हम एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। वो कौन सा मेथड होता है जिसमें हम एसिडिक सॉल्ट का, तो यहाँ पर भी हम लोग किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, जो भी नंबर है वो डाल लेना। तो वी कैन अगेन प्रिपेयर इट फ्रॉम कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब देखो सर, जब हमें एल्केन प्रिपेयर किया था तो हमने क्या किया था, एक सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया था। जब हमें एल्कीन चाहिए था तो हमने डाइओइक एसिड यूज कर लिया था। अब हमें एल्काइन चाहिए तो हम क्या करें, एल्काइन चाहिए तो हम क्या करें, तो हम फिर से डाइओइक एसिड तो यूज करेंगे ही करेंगे, बट उस डाइओइक एसिड के साथ एक डबल बॉन्ड और लगा होगा। ठीक है, इस डाइओइक एसिड के साथ डबल बॉन्ड और लगा होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये देखो, कैन दिस एसिड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कैन दिस एसिड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, व्हाट डू यू थिंक। तो जब ये सिस साइड में होते हैं, मतलब दोनों सेम सेम साइड में होते हैं, तो जो सिस फॉर्म ऑफ दिस एसिड होता है इसको हम कॉमनली में बोलते हैं मैलेइक एसिड। जो सिस फॉर्म होता है इसका, उसको हम बोलते हैं मैलेइक एसिड। ओके, एंड वैसे लिखना चाहो तो लिख ही सकते हो इसका नाम, आई थिंक ब्यूट 2N डाइओइक एसिड। IUPAC नेम देखो यही होगा ना। ठीक है, और जब इसका तुम ट्रांसफॉर्म लेते हो, when you are using the transform of the same acid, and you are using the transform of the same acid, then it is called as fumaric acid. Fumaric acid. Cis form is maleic acid and transform is fumaric acid. मैम IUPAC क्या लिखा है उसका, ब्यूट 2N डाइओइक एसिड, खुद से करो। 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो N, डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पोजीशन पे है तो इसलिए 2, और फिर 2 एसिड तो डाइओइक एसिड। यस मैम, समझ गया। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए इसका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट चाहिए होता है। तो हमने इसका COO Na एंड Na लिया और फिर हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, किसी भी सॉल्ट का लिया, इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया। तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या प्रोड्यूस होता है, दिस, देन C, एंड देन व्हाट इज लेफ्ट, and then this, and then COO minus. Now this part rushes toward anode, and anode पे जाने के बाद ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, खुद को क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो न्यूट्रलाइज करने के बाद ये ऐसे बन जाता है। अब ये क्या खुश है, नहीं है ना, वो क्या करेगा, फ्यूमेरिक, MARIC. What will happen? CO2 निकल जाएगा ना, and they will be an homolytic fission. अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाओ। अब अपना इलेक्ट्रॉन लेके जब जाएंगे हम लोग, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो CO2 तो न्यूट्रल बन के निकल जाएगा। हम कैसे बन जाएंगे, फ्री रेडिकल बेटा, होमोलिटिक फिशन है। कैसे होगा बेटा, C डबल बॉन्ड O तो है ही और O माइनस है। ठीक है, O ये है। ठीक है, और इधर ये CH के साथ लगा है, होमोलिटिक फिजन हुआ। अब जो ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड था मैंने अपने पास ले लिया और इसका इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया। अब मेरा भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट और ऑक्सीजन का तो ऑलरेडी इनकम्प्लीट है, तो हम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बना लेते हैं, दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ CO2। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ये एज इट इज बचे रह जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स आपस में मिलके क्या कर लेंगे, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है कि इस मेथड से सिर्फ इथाइन या फिर एसिटिलीन ही बन पाएगा, और कोई एल्काइन क्या बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ये मेथड बहुत जनरल मेथड नहीं है। जनरल मेथड के लिए हमें फिर किसी और मेथड्स पे, जो मैंने पहले एल्काइल हैलाइड्स वाले कराए
उनके पास ही जाना पड़ता है। मैम कौन से दो एल्काइन बन पाएंगे? इथाइन ही बन पाएगा ना, देखो यहाँ पे। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा था, तुम बनाओ, बताओ कौन सा अमाउंट चेंज करें। करो जरा, करो जरा, मैं बताती हूँ, इसीलिए तो मैं बोल रही थी ना, तुम करके देखो। अगर ये है ना, सपोजिंग तुम्हारी बात, तुम ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पर ये CH3 एंड COOH, तो इस पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तुम करना चाह रहे हो। हाँ हो सकता है, बट उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। इथाइन के लिए बेस्ट बनता है भारत। ठीक है, मतलब आई वांट टू टेल यू कि तुम टर्मिनल एल्काइन नहीं बना पाओगे। देखो, कैन यू मेक अ टर्मिनल एल्काइन? उसके चांसेस थोड़े, हाँ तो बेटा चांसेस कम होते हैं, क्योंकि डुप्लीकेशन मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस ज्यादा होने लगते हैं। इस केस में क्या होने लगता है, जब ये फ्री रेडिकल बना ना, तो दूसरा मॉलिक्यूल एक और जो ऐसा ही एक फ्री रेडिकल बना होता है, उनसे कंबाइन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और लास्ट मेथड, अब मुझे बताओ, मीथेन को प्रिपेयर करने का एक मेथड बताया था ना तुम्हें, कार्बाइड से। कौन से मेटल कार्बाइड आते हैं जो मीथेन प्रिपेयर कर देते हैं? कौन सा मेटल कार्बाइड होता है जो मीथेन प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं? बेरिलियम, और डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से एल्यूमिनियम। ठीक है, अब डू यू रिमेम्बर सेकंड पीरियड एलिमेंट शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैन देयर फैमिली मेंबर्स? तो बेरिलियम मीथेन बनाता है, लेकिन बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, अगर हम उनका कार्बाइड लेते हैं और उसका फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन। लेकिन बेरिलियम फैमिली से अलग चला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, एब्सेंस ऑफ डी सबशेल्स, वो मीथेन बनाता है। और मीथेन डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम की वजह से उसका साथ और कौन देता है? Aluminium. So beryllium and aluminium carbide will give you which product? Methane, not any alkane, only methane. And बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं पूरे, बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, कैल्शियम कार्बाइड है, उसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होने वाला है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब हाइड्रोजन ने अपना OH उसको दे दिया, तो बचा क्या उसके पास? हाइड्रोजन के पास क्या बचा? H पॉजिटिव आयन बचा। ठीक है, H पॉजिटिव आयन बचा, और उधर से क्या बचा? C2। तो C2 और H2 मिलके क्या बना रहे हैं? इथाइन और एसिटिलीन। कैन यू रिमेम्बर इट? तो हम मैग्नीशियम कार्बाइड लें, कैल्शियम कार्बाइड लें, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? इथाइन। बट इफ आई टेक बेरिलियम कार्बाइड एंड डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से एल्यूमिनियम कार्बाइड मुझे क्या देने वाले हैं? ठीक है, यस। तो जब हमें लैब में बनाना होता है तो हम ये मेथड यूज कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड इजीली अवेलेबल होता है, उसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम खुद से कर सकते हो। इसकी बेसिक्स तो मैंने बता ही दिए हैं तुम्हें जस्ट रीड करना है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। पहले के 3 एलिमेंट्स गैसेस हैं, फिर दे आराम से 14 तक लिक्विड्स हैं, एंड देन सॉलिड है। तो फिर वो चीजें रीड कर सकते हो। इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, बट सॉल्युबल इन व्हाट? यस, नॉन-पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, आगे करें। तो अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अब देखो एक स्पेशल चीज है यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज में। तुम्हें क्या लगता है एल्कीन के पास कितना पाई बॉन्ड है? एल्कीन के पास कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 1। और एल्काइन के पास कितने पाई बॉन्ड है? 2। तो तुमको ये फीलिंग, तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? Who will be more reactive towards electrophilic addition reaction? Alkene or alkyne? Alkene or alkyne? E or Y? Y.
ज्यादातर बच्चों को यही मिसकंसेप्शन होता है कि एल्काइन विल बी मोर रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बिकॉज इट हैज गॉट 2 पाई बॉन्ड्स। बट एक्चुअल में क्या होता है, इफ यू कैन इमेजिन, देखो तुम पाई बॉन्ड कैसे बनता है, सपोजिंग दिस इज माय सिग्मा बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, यहाँ पे अपनी फिंगर्स को बेंड कर करके सॉल्व करो, ये मैंने तुम लोग को केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे भी कराया था, ठीक है। तो ये सिग्मा बना, ये पाई बना, ये दूसरा वाला पाई बना, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, डोंट यू थिंक एक सर्किल एक सिलेंडर के अंदर छुप जाएगा, सिग्मा बॉन्ड एक सिलेंड्रिकल पाई क्लाउड के अंदर छुप जाएगा। जस्ट इमेजिन तुम्हारा पेन का रिफिल है और ये पेन की कवरिंग है, जो पेन की कवरिंग है वो क्या बन रही है, इसके ऊपर एक कवरिंग आ जाए इस तरीके से, तो जो कवरिंग है वो क्या बन रही है, पाई क्लाउड, ठीक है। सो जब हम एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन क्या हो जाते हैं, ये ऐसे होते हैं, इनका सिग्मा बॉन्ड तो इधर होता है, बट पाई बॉन्ड क्या करता है, एक सिलेंड्रिकल कवरिंग बना लेता है, मतलब क्योंकि एक पाई बॉन्ड वाई क्लाउड से आएगा और एक पाई बॉन्ड जेड क्लाउड से आएगा, तो ये दोनों मिक्स होकर के, मतलब एक ऐसे अम्ब्रेला आ रहा है और एक ऐसे अम्ब्रेला आ रहा है, ठीक है ना, तो एक ऐसा अम्ब्रेला और एक ऊपर वाला अम्ब्रेला और एक इस साइड का अम्ब्रेला, एक इस तरफ से आ रहा है और एक ऊपर से आ रहा है, तो देखो ये पूरा एक सिलेंड्रिकल टाइप का शेप बन जाए, एक सिलेंड्रिकल पाई क्लाउड आ जाता है, तो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल पाई क्लाउड आ जाता है इस टाइप से, ठीक है। तो ये एक सिलेंड्रिकल 2 पाई क्लाउड्स आपस में मर्ज हो जाते हैं एंड दे फॉर्म अ सिलेंड्रिकल पाई क्लाउड। नाउ ड्यू टू दिस सिलेंड्रिकल पाई क्लाउड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इक्वली 3D में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, देखो इक्वली 3D में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन जितने थे बट ज्यादा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रह गई या थोड़ी सी लो हो गई, थोड़ी सी लो हो गई, तो क्या होता है, कहने को ट्रिपल बॉन्ड या फिर एल्काइन के पास क्या है, 2 पाई क्लाउड्स है, बट बिकॉज ऑफ दिस सिलेंड्रिकल फॉर्मेशन ऑफ द पाई क्लाउड, टू कमिंग लाइक दिस, लाइक वाई एक्सिस में ऐसे आ रहे हैं और जेड एक्सिस में ऐसे आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, मतलब एक छोटे से वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो व्हाट इज इट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज तो बढ़ गया लेकिन वॉल्यूम भी बढ़ गया, इस एक्सिस में भी रह सकते हैं, इस एक्सिस में भी रह सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई ज्यादा वॉल्यूम में आने की वजह से। वेयर एज अगर हम एल्काइन की बात करें, सॉरी एल्कीन की बात करें, तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और पाई क्लाउड कहाँ पर है, पाई क्लाउड सिर्फ यहाँ पर है ऊपर में और एक यहाँ पर है नीचे में, तो पाई क्लाउड है वो कम वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको यहाँ से यहाँ जाने का चांस नहीं मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास हाई है, एल्कीन के पास हाई है। तो अब तुम बताओ, तुम एक ऐसे पर्सन के पास, तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है लेकिन ऐसे पर्सन के पास जाना चाहोगे, मतलब हम क्या होता है, हम किसी ऐसी शॉप पे जाते हैं जो शॉप बहुत बड़ी हो वॉल्यूम में, तो उसका और सामान दोनों शॉप्स में हम सेम रखें, तो अगर शॉप बहुत बड़ी होगी वॉल्यूम में, ठीक है, जैसे अगर तुम ही लोग हो, अगर ये छोटी सी क्लास में बैठे होते तो हमें नहीं लगता स्टूडेंट डेंसिटी ज्यादा है, भरी भरी क्लास फीलिंग देती, बट अभी क्योंकि बड़ी सी क्लास में कम बैठे हुए हैं तो क्या हो रहा है, थोड़ा खाली खाली फीलिंग आ रही है ना, इवन आवर वॉइस इज इकोइंग, बट अगर ये भरी होती तो वॉइस इको नहीं होती। तो अब इलेक्ट्रोफाइल तुम्हें क्या लगता है किसके पास ज्यादा जाने की कोशिश करेगा, जो भरी वाली शॉप होती है उसमें जाने की कोशिश करोगे या जो एम्प्टी से दिखती है उसमें जाने की कोशिश करोगे, किसके पास में जाने की कोशिश करते हैं हम लोग, हमें लगता है ना भरी वाली शॉप के पास जाएंगे तो हमें पक्का गारंटी हमारा सामान मिल जाएगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे वैरायटी है, बट अगर वही चीज उतना ही सामान एक बड़े वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट करो तो बहुत खाली लगेगा ना, हो सकता है सोचेगा हमारा सामान ही ना मिले, तो व्हाट डू यू थिंक इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर ज्यादा अटैक करने के चांसेस रखेगा, हायर डेंसिटी या लोअर डेंसिटी, हायर डेंसिटी, so electrophile feels more attracted towards alkenes as compared to alkynes because of their that cylindrical formation. पाई क्लाउड कैसे बनता है, सिग्मा ये होता है, ठीक है, पाई जैसे ये है तुम्हारे बॉन्ड्स, ये एक्स एक्सिस ओवरलैपिंग कैसे होती है,
एक्स एक्स की होती है, वाई वाई की होती है। तो पाई बॉन्ड हमेशा बेंड होता है, और वो कैसे बनता है, ऊपर नीचे। तो ये सिग्मा है, तो पाई पी वाई ऐसे पाई बॉन्ड बना। ठीक है, अब सिमिलरली जेड इधर इधर बनेगा। तो अब देखो ये दो ऐसे समझो, दो अम्ब्रेलाज ऐसे लगाए तुमने, दो अम्ब्रेलाज ऐसे लगाए, अब इनको कंबाइन कर दो तो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो पाई क्लाउड दो आने की वजह से उन्होंने क्या करा, एक सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर बना लिया जिसके अंदर सिग्मा छुप रहा है, और उनकी डेंसिटी बढ़ गई क्योंकि अभी वो वाई में भी जा रहे हैं, जेड में भी जा रहे हैं, मतलब एक दो अम्ब्रेलाज ऐसे लगे हैं, दो अम्ब्रेलाज ऐसे लगे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, वो वाई में भी जा रहे हैं, जेड में भी जा रहे हैं, तो वो ज्यादा जगह घूम रहे हैं, मतलब एक जगह डेंस नहीं हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैचमेंट, मतलब उसके ऊपर ज्यादा चार्ज नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम का रेशियो कम हो गया। तो अभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्शन फील होगा। और अगर वो सिर्फ इतनी सी जगह में रहे तो किधर ज्यादा भागेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो एक मिसकंसेप्शन होता है, ऐसा क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में होता है, हु इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। बट एडिशन किसकी वजह से पहले होता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन के ऊपर या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा है, सो हु इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स electrophilic addition, alkenes. Despite of having only one pi cloud, alkenes are more reactive towards electrophilic addition. Can you get the reason? Okay, just write. Alkenes are more reactive towards electrophilic addition than alkynes. रीजन समझ में आया, एक में क्लाउडिंग हो गई, हम अलग अलग जोन्स में चलेगा, और एक में सिर्फ एक ही उसके ऊपर है। आगे करें तो देखो एल्कीन्स में तुमने कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ी थी, एल्कीन्स में हमने किस किस टाइप की रिएक्शंस पढ़ी थी। तो फर्स्ट पढ़ी थी तुमने एडिशन रिएक्शन, तो अब हम एल्काइन्स में एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। कौन सी टाइप की रिएक्शन थी, उसको कैटालिटिक की बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते टाइम हमने किसका किसका एडिशन किया था, हाइड्रोजनेशन करा दिया था, हैलोजिनेशन करा दिया था, हमने HX ऐड करा दिया था। अब HX ऐड करते टाइम हम किस रूल का ध्यान रखते हैं, मार्क HF, हाँ हाँ, और उसके साथ साथ कौन से रूल का ध्यान रखते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। और उसके बाद में हमने हाइड्रेशन भी करा दिया था, वाटर का एडिशन करा दिया था ना। तो ये सब चीजें हमने करी थी, अभी वही चीजें हम वापस से करेंगे, किसके लिए, एल्काइंस के लिए फिर से हम करने वाले हैं, बट फिर से वही चीज करेंगे, लेकिन अभी किसके साथ करेंगे, एल्काइंस के लिए। और इन दोनों के लिए हम लोग क्या फॉलो करते हैं, तो वी विल पिक देम अप वन बाय वन, मार्कोनिकॉफ रूल, सेम टू सेम वही करना है। फिर सेकंड टाइप की रिएक्शन हमने क्या करी थी, ऑक्सीडेशन करा था। कितने टाइप्स का ऑक्सीडेशन किया था, 3 टाइप्स, माइल्ड, मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग। सो माइल्ड के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था, अल्कलाइन KMnO4 वाला किया था। ठीक है, यस, बट यहाँ ऑस्मियम नहीं काम करता, सेलेनियम ऑक्साइड काम करता है, क्योंकि हमें बेटर, क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं, ये कम रिएक्टिव है। ठीक है, बट फिर उसके बाद में हमने और क्या किया था, मॉडरेट। मॉडरेट के लिए हमने क्या यूज किया था, हाँ, तो ओजोनोलिसिस वाली रिएक्शन यूज करी थी फर्स्ट स्टेप में ये, एंड देन जिंक एंड वाटर। फर्स्ट स्टेप में ये यूज किया था, सेकंड स्टेप में ये यूज किया था। एंड आई टोल्ड यू दिस रिएक्शन इज फॉर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज अ बिग इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन किया था, जिसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था, एसिडिक KMnO4 को यूज किया था। ठीक है, फाइन। अच्छा, और उसके बाद लास्ट टाइप की जो रिएक्शन करी थी वो क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, पॉलीमराइजेशन। तो ये 3 रिएक्शन करी थी। तो अभी मैं एक एक को स्टेप वाइज फिर से पिक करने वाली हूँ। अब इसको, इन्हीं चीजों को हम लोग
एल्काइंस के लिए करेंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू डू, यू पीपल आर गोइंग टू डू, तो तुम्हारा एल्कीन्स और एल्काइंस साथ में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, याद तो आ रहा है ना, फ्रेश किया हुआ है, कल ही किया था तो याद भी है, तो अब तुम लोग करोगे तो आई थिंक सब रिवाइज हो जाएगा। तो शैल वी स्टार्ट? ठीक है, यही सेट ऑफ रिएक्शन थी, यही वापस से करनी है क्योंकि दोनों के पास पाई क्लाउड है, दोनों सेम टाइप के बिहेवियर को शो करेंगे। तो अब हम एडिशन से स्टार्ट करें। एडिशन किस टाइप का होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। तो पहला एडिशन अगर मैं करवाऊं हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन करने के लिए कैटलिस्ट क्या चाहिए होता है? हाइड्रोजन कैसे ऐड करते हो? Who is the catalyst used for adding of hydrogen? Yes, but प्रॉब्लम क्या है, अगर तुमने निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम यूज किया तो will it be a controlled oxidation or uncontrolled oxidation? Uncontrolled oxidation. अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, और रिएक्शन कहां पर एंड करेगी जाकर के? एल्केन पे बनेगी। कैन यू रिकॉल दैट? यू हैव ऑलरेडी डन। तो एक्चुअली में रिएक्शन यहाँ पर पहले तो स्टेप में ऐसे बनेगी, बट फिर अनकंट्रोल्ड है, तो जब तक सैचुरेटेड कंपाउंड प्रोडक्ट में नहीं आ जाता, रिएक्शन कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग टिल इट डज नॉट फॉर्म एन एल्केन। कैन यू रिकॉल दैट? क्या? सॉरी, हाइड्रेशन लिखना था, अनकंट्रोल्ड हाइड्रेशन। ठीक है, अभी यहाँ पर फिर से करते हैं कंट्रोल्ड। तो कंट्रोल के लिए कैटलिस्ट क्या यूज करते हो? लिंडलार्स कैटलिस्ट। वेरी गुड। सो अगर हमने लिंडलार्स कैटलिस्ट, जो कि क्या होता है? पॉइजन पैलेडियम, उसको कैसे पॉइजन करते हैं? यस, वेरी गुड। तो तुम्हें सब कुछ याद हो गया। ठीक है, पैलेडियम यूजिंग कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट। इट कैन ऑल्सो भी कैल्शियम सल्फेट एंड बेरियम कार्बोनेट। कहने का मतलब ये एक बड़ा हेवी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, एंड दूसरा एक और मैंने बताया था, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में किसको यूज करते हैं हम लोग? सोडियम और मतलब कोई भी एल्कली मेटल हो सकता है, जनरली सोडियम लिख लेते हैं या लिथियम ले लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल्कीन बनेगी वो कौन सी टाइप की बनती है? लिंडलार्स कैटलिस्ट में यस, सिन एडिशन होता है क्योंकि वो सरफेस पे अब्सॉर्ब होता है। एक ही तरीका है यहाँ से हाइड्रोजन निकालने का, सेम साइड पर ले जाने का। तो यहाँ पर जो एल्कीन बनती है वो किस टाइप की बनती है? और यहाँ पर ट्रांस। तो देखो रिवीजन है कि नहीं है कल का क्लास का या उससे पहले की क्लास का, जब एल्कीन पढ़ा था उसका रिवीजन है कि नहीं है? ठीक है, अब हैलोजन ऐड करते हैं। ठीक है, तो हैलोजन हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, एक तो उसका डाइल्यूट फॉर्म ऐड करें और एक उसका प्योर फॉर्म ऐड करें। प्योर फॉर्म ऐड करें जैसे एक हम क्या करें, ब्रोमीन वाटर ऐड करें। ब्रोमीन वाटर का मतलब क्या होता है? हम ब्रोमीन को वाटर में मिक्स कर देते हैं, तो ब्रोमीन वाटर होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द टेस्ट फॉर एनसैचुरेशन, क्योंकि ब्रोमीन का कलर, मतलब तुमने देखा होगा ना, तुम्हारे डेटॉल जैसा एक एंटीसेप्टिक होता है, थोड़ा सा विस्कस होता है डॉक्टर्स के पास, उसमें ब्रोमीन, हाँ उसमें ब्रोमीन होता है बिकॉज इट इज अ गुड एंटीसेप्टिक। इवन तुम अपनी सारी एंटीसेप्टिक क्रीम्स के नाम याद करो, तो दे यूज्ड टू स्टार्ट विद बोरो। ओके, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दे आर कंटेनिंग एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। ब्रोमीन के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होता है। अब जैसे हायर एक्शन चाहिए, हायर एक्शन मतलब और बेटर एक्शन चाहिए तुम्हें, मतलब स्किन की 10 लेयर डीप जाना है, तो उससे भी बेटर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी किसके पास होती है? आयोडीन के पास। तो जैसे तुम्हें मस्कुलर पेन होता है तो जो ऑइंटमेंट यूज करते हो आयोडेक्स होता था, क्योंकि उसमें आयोडीन कंटेनिंग है।
ब्रोमीन कंटेनिंग, इसीलिए नाम होता है, बोरो से स्टार्ट होता था पहले के नेम, तो उसका रीजन ही यही है बिकॉज इट हैज गॉट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। तो वो जो एक ब्लैकिश ब्राउन कलर का जो लिक्विड होता है वो क्या मतलब ब्राउन कलर का है, तो अगर बीटाडीन, हाँ, उसके अंदर ब्रोमीन का कंटेंट होता है, इसीलिए वो डार्क ब्राउन से कलर का होता है। अब उसकी अगर हमने किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करी तो उसमें से ब्रोमीन तो निकल जाएगा और रह क्या जाएगा, सिंपल वाटर। तो क्या हो जाएगा, उसका कलर हल्का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन एंड इट इज यूज्ड एज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड। मतलब अगर एल्कीन या एल्काइन को पास करोगे तो ही डीकलराइजेशन होगा, अगर एल्कीन को पास किया तो कोई एडिशन होगा क्या, नहीं होगा, उसका कलर एज इट इज रहेगा। तो अगर कलर फेड होता है, इसका मतलब फेड होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, अनसैचुरेशन है, हमारे पास एल्कीन है या एल्काइन है। और फिर उसके बाद हम सिल्वर मिरर टेस्ट या कॉपर के साथ टेस्ट कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है एल्काइन है या नहीं है। अगर हो गया तो मतलब एल्काइन है, और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब या तो नॉन टर्मिनल एल्काइन है या फिर एल्कीन, क्योंकि उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, उसके लिए 50% एस कैरेक्टर चाहिए ना, उतना उसके पास नहीं है। ठीक है, तो हैलोजिनेशन करने चाहेंगे तो हमारे पास दो तरीके की चीजें हो सकती हैं, या तो हमने क्या दिया, सपोजिंग ये मेरा एल्काइन है और इसको मुझे ब्रोमीन वाटर से करवा दिया जाए, तो ब्रोमीन वाटर का मतलब क्या हो गया, ब्रोमीन कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो सिर्फ एक स्टेप का एडिशन होगा, मतलब हमारा कंपाउंड कहां पर बच जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ब्रोमीन लगा रह जाएगा और यहाँ पे आर डैश, ये बनेगा सिर्फ वन स्टेप, क्योंकि ब्रोमीन का अमाउंट कम है। लेकिन ब्रोमीन का कलर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ब्रोमीन वाटर का जो कलर है इट विल fade and this process is called as decolorization of bromine. This process is called as decolorization of bromine and this is also used as test of unsaturation, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है तभी होगी जब हम लोग, कब होगी, जब हमारे पास पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। और या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ प्योर लिक्विड ब्रोमीन में करवा सकते हैं इसकी रिएक्शन। प्योर लिक्विड ब्रोमीन का मतलब क्या हो गया, प्योर ब्रोमीन का अमाउंट मतलब एक्सेस ऑफ है हमारे पास में ब्रोमीन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यस, इट विल कन्वर्ट इनटू टेट्रा हैलोजन, ठीक है। मतलब अगर तुमने कॉम्बिनेशन में कराया तो एक स्टेप पे हो जाएगा क्योंकि अमाउंट कम है, और अगर प्योर से कराया तो दोनों स्टेप्स में होगा और सैचुरेटेड कंपाउंड पे रिएक्शन जाकर के स्टॉप करेगी। हाँ बिल्कुल करेगा, हाँ किसका डी पूरा, क्या चीज बोल रहे हो, क्या चीज, रेडिश, जो रेडिश ब्राउन डार्क ब्राउन से कलर का होता है, जैसे डिटॉल होता है ना उससे थोड़ा सा डार्कर वर्जन। तुम खुद से बताओ, मतलब एक्चुअली ये पहले से डाइल्यूट है तो ये तो पहले से कम कलर्ड है, तो इसके ऊपर क्या से मतलब कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना दोनों चीजें, क्योंकि ये तो पहले से कम कलर्ड होगा, मतलब जैसे डिटॉल लेते हो उसका डाइल्यूट मिक्सचर बनाते हो तो कलर ऑटोमेटिकली फेड हो जाता है ना, तो डार्क ब्राउन था वो पहले से फेडेड था, वो और फेड हो सक जाता है जब हम अगर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड से कराएंगे। ये बहुत डार्क कलर था लेकिन इसके 2 मोल्स जा रहे हैं तो डीकलराइजेशन यहाँ पे भी होगा, तो किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा वो हम नहीं काउंट करते, बट अगर फेड हुआ तो मतलब अनसैचुरेटेड है, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना कि तुम कितना अमाउंट और कितने उसमें डाल रहे हो। क्या बेटा, एक में हमने पानी मिक्स कर दिया, ठीक, हाँ यूज वही है, बस ये ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ब्रोमीन मतलब हम एंटीसेप्टिक के लिए बचा के रख लेते हैं,
तो इसलिए और मतलब हमें दोनों ही वे में पता ही चल जाएगा कि हमारा कंपाउंड है कि नहीं, तो हम लिक्विड ब्रोमीन ज्यादा यूज करते हैं, मतलब ब्रोमीन वाटर ज्यादा यूज करते हैं। या किसमें जो हैलोजिनेशन होता है वो एंटी एडिशन होता है, ठीक है, वो जो कि हम लोग बाद की क्लासेस में करेंगे, अभी की क्लास में हम लोगों ने उस फॉर्म को छोड़ रखा है, वो बाद की क्लासेस में करेंगे। तो अभी मतलब सिंपल मेरा देखो मैंने पहले भी बोला था मैं एक स्टेप वाइज करेंगे, तो अभी तुम्हें मेरा टारगेट ये है कि तुम्हें एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आना चाहिए और उसमें यूज होने वाले कैटलिस्ट समझ में आने चाहिए, फिर एलिमिनेशन किस टाइप का हो रहा है वो समझ में आना चाहिए। अब तुम उसमें प्रो होने लग गए ना, तभी तो तुम मुझे आंसर कर रहे हो, ठीक है। अब फिर उसके बाद तुम्हें एडिशन रिएक्शन समझ में आना चाहिए, मार्कोनी का रूल समझ में आने लगा, तो वो तुम्हें वो भी आने लग गया, इसलिए तुम मुझे आंसर करना स्टार्ट कर रहे हो। एडिशन भी तुम बता रहे हो कि इलेक्ट्रोफिलिक होगा, फिर तुम रीअरेंजमेंट करना सीख गए। अब जब तुम फिर से रिज्वाइन करोगे तब हम लोग इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री करेंगे, ठीक है, कि सिस कब बनेगा, ट्रांस कब बनेगा, ठीक है। हैलोजिनेशन तुमने पूछा इसलिए मैंने बता दिया कि एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन मतलब ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, और तुम खुद से थोड़ा सा समझ सकते हो, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी। ब्रोमीन पहले इलेक्ट्रोफाइल की तरह आएगा, Br पॉजिटिव की तरह अटैक करेगा, दोनों तरफ से बॉन्ड बना लेगा, तो जो दूसरा ब्रोमीन आएगा वो किधर से आएगा, उसके सेम साइड से या अपोजिट साइड से, तो अपने आप से देखो कैसा एल्कीन बनने वाला है, यस। तो यहाँ पर एक्चुअली ट्रांस प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, ठीक है, बट अभी डिटेल में नहीं जाएंगे वरना जितना आता है ना वो भी कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे, इसलिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी सिंपल सिंपल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं हाइड्रोहैलोजिनेशन। तो हाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए कहना है रब दिस, तो कोई भी एसिड यूज कर लो जो तुम्हारी मर्जी हो, तो यू टेल मी HX यूज कर लेते हैं, और चलो इधर रबी कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, सपोजिंग ये है हमारे पास CH और इसमें मैंने ऐड कर दिया HBr, तो तुम कौन सा रूल फॉलो करने वाले हो, मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड नहीं यूज किया बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता था, पुअर बिकम्स पुअरर, बट एक्चुअली ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा जाकर के, और इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H पॉजिटिव, तो वो कार्बोकेटायन छोड़ देगा हमारे लिए, और 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए वैसा वाला रूल है। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म, टेल मी किसके पास लगेगा, H रिच वाले के पास लगेगा जाकर के, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, कैन यू फॉलो दिस, और इसको फर्दर रिएक्शन कराते हो वापस से, तो कल तो तुमने किया ही था इस चीज को, एल्कीन में तो एडिशन करना सीखा ही था, तो अभी बोलो क्या बन जाएगा, यस, कैन यू गेट इट, कुछ नया बताया, कुछ नया किया, नहीं किया, ठीक है। नया कहाँ करना है, हाइड्रेशन में, नया चीज जो करना है हाइड्रेशन में करना है, तो एल्काइन में अभी तक पढ़ने लायक जो चीज है वो क्या है, वाटर का एडिशन, ठीक है। बाकी तो देखो वो रिवाइज किया तो कर लेना है, हाइड्रेशन हाईलाइट करना, बहुत अच्छे से करना, क्यों करना उसका रीजन बताते हैं। तो वाटर ऐड करने के लिए क्या कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, वाटर ऐड करने के लिए हमें क्या कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, या कोई एसिडिक मीडियम देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ जैसे डाइल्यूट H2SO4। अब यहाँ पे क्या हो जाता है अगर हम प्रोडक्ट बनाए तो इसको क्या बोलते हैं, इनॉल, दिस इज कॉल्ड एज इनॉल। व्हाई डू यू कॉल इट एज इनॉल, क्योंकि इसके पास एक डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी है, सो वी कॉल इट एज इनॉल, ठीक है। उसके बाद में जब हम फर्दर एडिशन कराएंगे वाटर का ही, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म, ये बनेगा एज अ प्रोडक्ट, चेक करो, सेम कार्बन पे 2 OH एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि OH के पास दोनों के पास बहुत बड़े बड़े लोन पेयर्स हैं, और लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, कैन यू रिकॉल इट। तो जब भी हमारे सेम कार्बन पे कभी भी 2 OH आ जाए किसी भी रीजन की वजह से, तो वहां पर क्या कर देना है,
वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते साथ में, दे विल रीच इन द फॉर्म ऑफ H2O, वो निकल जाएंगे मेकिंग एन H2O मॉलिक्यूल। तो दो OH को साथ में कभी भी नहीं रखना है। यहाँ पर क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इट विल बिकम अनस्टेबल, और अब हमारे पास क्या बचा रह जाएगा, और ऑक्सीजन लगा हुआ था, अब ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड बना लेगा। कैन यू गेट माय पॉइंट? तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हम सोच रहे थे डायऑल मिलना चाहिए, लेकिन सेम कार्बन पे, इसीलिए देखो तुम्हें जेम डाई हैलाइड पढ़ाया मैंने, लेकिन जेम डायऑल कभी नहीं बोला होगा। कल भी जब हमने एडिशन किया होगा तो हमने विसिनल डायऑल यूज किया, बट जेम डायऑल नहीं यूज करते हैं बिकॉज दे कैन नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो डायऑल नहीं बनेगा, क्या बनेगा, इट विल बी ईदर अ कीटोन और कीटोन ही बनेगा, क्योंकि कार्बन इधर लगा होना जरूरी है। तो यहाँ वाले केस में हाइड्रेशन करने पर डायऑल नहीं बनेगा, जैसे यहाँ डाई हैलाइड बना था ना, तो डायऑल नहीं बनेगा हाइड्रोजन करने पर, क्या बनेगा, कोई कीटोन ही बनेगा। कैन यू गेट इट? कीटोन और एल्डिहाइड बनेगा। कैन यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, गड़बड़ हुई ना तो हाइड्रेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें थोड़ा स्पेशल अटेंशन देना है। क्या स्पेशल अटेंशन देना है? डायऑल क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि एक कार्बन पे दो OH नहीं रह सकते। हाँ, अगर यहाँ पे H लगा होता R की जगह, तो बन देखो C डबल बॉन्ड OH हो जाता। हाँ वो रहेंगे, बट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रहेंगे, एंड देन दे विल टच। तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो हाँ, अगर ऐसा रहता तो किसी भी साइड चला जाएगा, बट मुझे मार्कोनी कॉस रूल भी बताना था, इसलिए मैंने एग्जाम्पल को ये रखा था, ठीक है। वहां तो फिर कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता ना, तुम डायरेक्टली एडिशन कर लेते। कैन यू गेट दिस मच? तो देखो एडिशन रिएक्शंस डन, क्योंकि स्टेप्स तो बताने नहीं थे, तुम्हें पहले ही करे हुए हैं। बस क्या चीज ध्यान रखनी है, हाइड्रेशन में दो OH एक साथ में एलिमिनेट देम, ठीक है। नेक्स्ट टर्म्स क्या रिएक्शन करी थी? नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। तो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं माइल्ड ऑक्सीडेशन के साथ। तो माइल्ड ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। तो अब देखो KMnO4 के एडिशन पे क्या होता था, पाई क्लाउड हट जाता था और उसकी जगह OH आ जाता था, ठीक है। बट अब यहाँ पर हमारे पास कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एल्काइन ले लिया, ठीक है। तो अब ये क्या करने वाला है, जब हम इसकी रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 से करेंगे तो क्या होता था, व्हाट वाज हैपनिंग बेटा? पाई हटा देना है, सिर्फ सिग्मा रखना है, और जहां जहां पाई था वहां वहां क्या होएगा? OH। यहाँ कितने पाइज है? तो यहाँ कितने OH लगेंगे? तो यहाँ पर दो OH इसके पास लगेंगे, ठीक है, क्योंकि दो पाइज है, और यहाँ पर भी दो OH लगेंगे। कैन यू रिकॉल दैट? ग्लाइकॉल बनता था, ठीक है। बट कैन टू OH एग्जिस्ट? व्हाई आई एम राइटिंग अगेन एंड अगेन लाइक दैट, सो दैट तुम लर्न कर सको, ठीक है। सो अगेन व्हाट विल हैपन? बोलो क्या होने वाला है? अगेन व्हाट विल हैपन? यहाँ से फिर से H2O निकल जाएगा, और यहाँ से वापस से H2O निकल जाएगा। जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा प्रोडक्ट होगा? जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट कैसा होगा? डायकीटो बनेगा। ये देखो, ये और यहाँ पर O रह गया और यहाँ H जैसा रह गया, देखो डायकीटो बोलेंगे। और या फिर इसको, जैसे उसको ग्लाइकॉल बोलते थे, इसको बोलते ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल और डायकीटो। कैन यू फॉलो इट? तो अब याद रहेगा, दो OH एक पे नहीं आ सकते।
बेटा तो तुम इसको एल्डिहाइड कीटोन लिख दो, बट जनरली इसका जो नाम लिखा जाता है वो डायकीटो ही लिखा जाता है। आई डोंट नो, क्योंकि कॉमन नाम रखने का कोई सेंस नहीं होता था। ठीक है, अभी घर में कोई छोटा होता था उसका नाम छोटू रख देते थे, बट उसका कोई सेंस नहीं होता था ना, तो ग्लाइऑक्सिल का कोई वैसे सेंस नहीं है। ठीक है, ग्लाइकॉल का ग्लिसरीन उससे डिराइव्ड है, तो इसलिए उसका कोई सेंस वैसे। या बट एक्चुअली इसको ज्यादातर डायकीटो ही तुम बुक्स में देखोगे वही रिप्रेजेंटेड है। तो आई जस्ट बेटा, हाँ कुछ भी बोल सकते हो, बट जो बुक में ज्यादा यूज टर्म है, मैं उन टर्म्स के साथ तुम्हारी फेमिलियरिटी बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसलिए तुमको दिखे ना कि ये डायकीटो नई चीज क्या लिखी हुई है बुक में, इसलिए मैंने उसको ऐसे लिखा है। मैंने यहाँ ग्लाइऑक्सल इसीलिए लिखा है ताकि कभी किसी एक्स्ट्रा बुक में तुम पढ़ो तो तुम्हें ये ना फीलिंग हो कि तुम्हारे को क्लास में नहीं कराया। ठीक है, वो तो डिपेंडेंट अपॉन द कंपाउंड तुम क्या यूज करने वाले हैं। अभी तो मैंने जनरल लिखा है ना, तो उसमें में वो दोनों साइड एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो एक साइड कीटोन एक साइड एल्डिहाइड हो सकता है, या दोनों साइड कीटोन हो सकता है, बट जनरली ऐसे कंपाउंड्स को डाइकीटो ही लिखा जाता है। कैन यू गेट इट? ठीक है, अब ओजोनोलिसिस वाला रिएक्शन करो जरा, तो फिर से करो, अब अपने आप से ट्राई करो। ओजोनोलिसिस में पहले स्टेप में ओजोन ऐड करो, तो ओजोन को ऐड करने के लिए हमें कितने बॉन्ड्स की जरूरत पड़ती थी? 1 2, हाउ मेनी? 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इस बारी, एक ये हट ऐसे रह जाएगी कि नहीं, एक बीच में जो ऊपर वाला ट्रायंगल है और नीचे वाला जो रेक्टेंगल है उनके बीच में एक लाइन, हाँ छत रह जाएगी। पहले वाले में क्या था, छत नहीं थी, अभी छत है। ठीक है, और फिर ये जो ओजोनाइड बना है ये अनस्टेबल होता है, इसको वापस से ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जिंक एंड वाटर। जिंक इसमें से ये वाला ऑक्सीजन छीन के ले जाएगा, तो ये वाला ऑक्सीजन छीन के ले जाएगा, इसका मतलब देखो पहले क्या था, यहाँ पे बॉन्ड नहीं था तो ये पूरा अलग अलग टूट जाता था, बट अब बॉन्ड होने की वजह से ऑक्सीजन तो चला जाएगा, लेकिन क्या ये टूटेगा? विल इट ब्रेक? पहले No. दो कंपाउंड मिलते थे, नाउ द कंपाउंड विल नॉट ब्रेक। ओके, बस ये हो जाएगा, ये इधर से चले जाएंगे और ये इधर से टूट जाएगा। कैन यू गेट माय पॉइंट? और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड उसको ले आएगा, बट ये वाला तो ऑक्सीजन अटैच रह गया और ये भी अटैच रह गया, तो ये अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच। यस, so again in the ozonolysis also you will again get what, diketo or glyoxal. Yes, see what is happening, जिंक आएगा, जिंक अपने साथ इस ऑक्सीजन को ले जाएगा। ठीक है, तो पहले जब हम बॉन्ड तोड़ते थे तो क्या होता था, बीच में कोई छत नहीं होती थी, तो इसलिए हम लोग ऐसे और ऐसे तोड़ देते थे, दो अलग अलग बन जाते थे, बट बीच में अभी बॉन्डिंग है, तो ये तो जिंक ले गया और फिर ये दोनों यहाँ से भी अलग अलग हो गए, तो यहाँ से अलग हो गए, तो ये जो बीच का रेक्टेंगल बना था, नीचे बेस बनाया था ना हट का, वो भी अलग। बेटा फिर से थोड़ा लाउडली। हाँ ठीक है, क्योंकि वो ऊपर से हट वाला स्ट्रक्चर, मतलब ऑक्सीजन चला गया तो कार्बन को अपनी टेट्रा वैलेंसी फिनिश करनी है ना, तो अगर वो ऐसे रखेगा तो क्या कार्बन की टेट्रा वैलेंसी फिनिश हो पाएगी? तो भाई तुम्हारी फ्रेंडशिप मेरे से है, उससे नहीं है ना, तो तुम अपनी फ्रेंडशिप तोड़ के आओ ताकि मैं डबल बॉन्ड बनाऊं और मेरी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। तो जिंक के ऊपर की छत के हिलने से पूरा नीचे का स्ट्रक्चर हिल गया। अब क्लियर हुआ? और इस बारी दो अलग अलग कंपाउंड नहीं मिले, एल्कीन में दो अलग अलग मिलते थे क्योंकि बीच वाला कॉम्बिनेशन नहीं होता था, बस ये डिफरेंस है ओजोनोलिसिस में। एल्काइन में कंबाइंड रहेंगे और एल्कीन में क्या होता था, एल्डिहाइड कीटोन कर करके दो अलग अलग मिलते थे। दो हाइड्रोजन होता था तो क्या मिलता था, फॉर्मेल्डिहाइड, एक होता था तो एल्डिहाइड, और एक भी नहीं होता था तो कीटोन, दो अलग अलग में यहाँ से ब्रेक हो जाता था। अब ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ दो पाई बॉन्ड्स किसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं, दो ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, एंड अब अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करें और उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एसिडिक KMnO4। तो अब देखो टर्निंग पॉइंट ये है कि अब ये ब्रेकेज ऑफ मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस,
क्योंकि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो गया, पहला स्टेप क्या होता है, सिर्फ OH लगाना, दूसरा स्टेप क्या होता है, हाइड्रोजन निकाल देना, तीसरा स्टेप क्या होता है, एक और ऑक्सीजन को लाना। तो एक और ऑक्सीजन मतलब 3 बॉन्ड्स, मुझे 3 हाथ फ्री होने चाहिए ना, 3 हाथ तो तभी फ्री होंगे ना जब मेरा दोनों का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन कार्बन के बीच का ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करेगा, तभी तो हमारे तीनों हाथ फ्री हो पाएंगे, क्योंकि हमें एक C डबल बॉन्ड O लगाना है और एक OH लगाना है। सो ये क्या हो जाएगा, इट विल ब्रेक फ्रॉम देयर एंड नाउ यू विल हैव C डबल बॉन्ड O एंड उसके साथ OH, ठीक है। एंड उधर भी ये भी ब्रेक कर गया, ये भी ब्रेक कर गया, H C पहले से था और फिर से इस पे 3 हैंड्स को फ्री करना है, तो ये OH, तो यू विल गेट व्हाट, वन एनी काइंड ऑफ एसिड, एंड अगर H लगा हुआ है तो यू विल गेट फॉर्मिक एसिड, HCOH स्टैंड्स फॉर व्हाट, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। हाँ यस, अगर तुमने इसमें हॉट, जैसे लास्ट क्लास में भी किया था, अगर हमने इसको हॉट एसिडिक KMnO4 यूज कर दिया, तो अगर इसको हीट कर दिया तो फिर इट विल कन्वर्ट इनटू CO2, ठीक है। So for example, मेरे पास कंपाउंड है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C C2H5 and I make it undergo acidic KMnO4 का reaction. So can you give me the products form? क्या करना है अपने को, यहां से तोड़ना है और क्या बनाना है, दो एसिड, तो CH3 COOH and C2H5 COOH, तो देखो दो एसिड्स मिलेंगे, कंपाउंड ब्रेक कर जाएगा और उसकी जगह जो 3 ट्रिपल बॉन्ड्स थे उनकी जगह एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब लास्ट क्या बचा रह गया, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन में ऐसा तो कुछ बताने को है नहीं, कैन आई रैप दिस थिंग, आर यू डन? ओके, तो अभी बताओ, मतलब आर यू एबल टू रिकॉल ऑल दी एल्कीन्स का रिएक्शन, उसी के जैसा ही चल रहा है, बस डिफरेंस ये है कि जब हम दो OH डालेंगे तो दो OH एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो निकल करके H2O निकल जाएगा और डबल बॉन्ड O आ जाएगा, बस उतना ही डिफरेंट चेंज है यहाँ पर। तो अब लास्ट रिएक्शन, मतलब हमारा एल्काइंस खत्म, सो लास्ट रिएक्शन इज रिलेटेड टू पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर एक स्पेशल चीज ये है कि यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन होता है वो दो तरीके का होता है, एक हो जाता है लीनियर पॉलीमराइजेशन, जो तुमने ऑलरेडी एल्काइंस के लिए भी किया था पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इन लीनियर पॉलीमराइजेशन, मतलब सपोजिंग हमने CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया है, तो क्या हो जाएगा, ऑन पॉलीमराइजेशन जो एक पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा हेट्रोलिटिकली, और यहाँ पर क्या होगा, एक के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा जिसका पास एक तरफ आएगा नेगेटिव चार्ज और दूसरे के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, उस वे में ये यहाँ से और यहाँ से अटैच हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। तो ये सपोजिंग मैंने n मोल्स n एटम्स लिए थे, तो ये n टाइम्स रिपीट होता जाएगा, तो ये लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाएगा। लीनियरली जब एक्सपैंड करेगा तब हम इसे बोलते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन, और ये क्या बना लेगा, इथीन का जब पॉलीमराइजेशन करोगे पॉलीइथाइन, पॉलीइथाइन। बट इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, स्पेशल प्रॉपर्टी होने की वजह से ये रिंग पॉलीमराइजेशन करने लगता है, रिंग पॉलीमराइजेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिंग पॉलीमराइजेशन, वो देखो, वो थोड़ा सा नया है। तो क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिलीन हम ले आते हैं और उनसे बोलते हैं पॉलीमराइज करते हैं, फाइन। तो क्या हो जाता है, देखो CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH, एक के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि हेट्रोलिटिक फिशन हुआ था,
एक पे आया नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलके क्या बनाएंगे? न्यू बॉन्ड, न्यू बॉन्ड and new bond. What is it becoming like? Isn't it becoming a benzene? And you already know that aromatic compounds are more stable. So it undergoes aromatization. Alkyne की जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उसकी लीनियर करने से ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो रिंग पॉलीमराइजेशन कर ले, क्योंकि यहाँ पर भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है बट यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। कौन सा बेटा? 3 मॉलिक्यूल्स थे, 3 आपस में आए, हेटेरोलिटिक फिशन किया क्योंकि पॉलीमराइजेशन करना था। एक के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव नेगेटिव ने अपने पास एक दूसरे को बुला लिया, तो ये देखो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड डबल सिंगल हेक्सागन बना, विच बेंजीन रिंग है। चलो एक और एग्जांपल देती हूँ तो शायद समझ आ जाएगा, ये रब कर सकती हूँ ऊपर वाला। एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने प्रोपाइन ले लिया और हमने बोला प्रोपाइन को तो पॉलीमराइज हो, ठीक है। प्रोपाइन ले लिया और फिर बोला उसे कि चलो पॉलीमराइजेशन करते हैं, ठीक है। अभी तो फिर से क्या करना है अपने को? हेटेरोलिटिक फिशन करना है, ठीक है। हेटेरोलिटिक फिशन करेंगे तो क्या होगा? आर सी, क्या बेटा? हाँ रिंग, क्योंकि रिंग नहीं समझ में आया था ना, लीनियर तो समझ में आ गया, एक इधर एक इधर, तो रिंग यही वाला कर लेते क्योंकि वो नहीं समझ में आया था। तो ये हो गया आर सी एच, फिर एक इधर आया सी आर डबल बॉन्ड सी एच, एंड फिर इधर एक सॉरी इधर एक आया डबल बॉन्ड सी एच, ये हो गया फाइन। अब क्या होगा? एक पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और एक पे आएगा नेगेटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या कर लेंगे? तो ये क्या करेंगे? ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो देखो अभी मतलब इसमें सॉरी ये इसके साथ, तो देखो हेक्सागन बना विद ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा हुआ है CH3, यहाँ पे लगा हुआ है CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। देखो अभी भी एरोमेटिक हुआ, ठीक है। और इसका नाम होता है मेसिटिलिन। हाँ, एक CH3 लगा होता है तो उसका नाम क्या होता है? टॉलिन। 3 CH3 लगे हों अल्टरनेट पोजीशन पे तो मेसिटिलिन। अब रिंग पॉलीमराइजेशन समझ में आया? अब यूजेस बताओ, एसिटिलीन कहाँ यूज होता है? वेल्डिंग के लिए। Al2O3 तुमने एल्केन्स में लिखा था। हो गया फिनिश? तो यहाँ तक तो कोई रिविजन ही था, सिर्फ एक ही नई चीज पढ़ी। वो नई चीज क्या थी कि 2 OH एक साथ नहीं आने, उनको निकाल देना, वापस से हाइड्रेशन कर देना, एलिमिनेशन वापस से कर देना, ठीक है ना। तो अब नई चीज पढ़ ले, ठीक है। तो अब बेंजीन या जैसे अब तुम अपने चैप्टर को एंड जहां कर रहे होगे वहां तुमने देखा होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में कैसे क्या होने वाला है वो चीज हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो कैन आई रब दिस? तो देखो वहां पर तुम्हें बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड बोला जाता है करने के लिए, क्योंकि बेंजीन एक बहुत स्टेबल कंपाउंड है, राइट। तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और तुम्हें कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी वगैरह तो आती ही है निकालनी, ठीक है। कि 6 पाई क्लाउड्स हैं, अगर हमारे पास 2 6 10 14 4 के मल्टीपल्स में करते जाओ तो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है। तो बेंजीन क्या करेगा? तुम अब खुद से सोच के बताओ, हमने कौन कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ी है? एडिशन,
एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। तो बताओ क्या ये एडिशन करेगा? विल इट शो एडिशन रिएक्शन? करेगा। चलो अगर बाई चांस तुमने इस पे एडिशन करा दिया, चलो हाइड्रोजन का एडिशन करा दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन में। तो क्या अभी स्टेबल है या पहले स्टेबल था? पहला कैसा था? वो एरोमेटिक था। और अब क्या हो गया? ऑल्दो नॉन एरोमेटिक। तो व्हाट डू यू थिंक, विल इट गो एन एडिशन रिएक्शन? नो बेटा, यही चीज तो तुम्हें डेवलप करानी है मुझे जीओसीसी में, यही इसी को कहते हैं। ठीक है, विल इट गो एडिशन रिएक्शन ऑल्दो इट इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड? मैंने तुम्हें बार बार बोला है अनसैचुरेटेड एडिशन करते हैं, बट क्या अरोमेटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड विल अंडरगो एडिशन? व्हाट डू यू थिंक? नो, बहुत ही मुश्किल से करेंगे। ठीक है, तो अपनी बुक में भी अगर तुम देखोगे तो सबसे लास्ट में एक दो एडिशन रिएक्शन दी है, वही है हैलोजिनेशन वगैरह क्लोरीन के साथ। चेक करो, हेक्साक्लोरो HFC करके लिखा होगा। तो वो बहुत रेयरली, बहुत डिफिकल्टी के साथ करता है। व्हाई? बिकॉज इट्स स्टेबिलिटी इज डिक्रीज। तो एडिशन रिएक्शन होती ही नहीं है, या फिर हो, जैसे अभी हमने किया एल्कीन और एल्काइन में, हमने ज्यादातर रिएक्शन कौन सी पढ़ी? सबसे ज्यादा रिएक्शन एडिशन करी। बट बेंजीन में क्या तुम एडिशन पढ़ोगे? ठीक है, अभी समझ में आया, हर फंक्शनल ग्रुप पे डिफरेंट बिहेवियर होता है। तो ये एडिशन बिल्कुल भी नहीं करता है, रेयरली करता है। अब बताओ कौन सी रिएक्शन हो सकती है जिसमें उसका एरोमेटिक बिहेवियर भी रिटेन हो जाए और काम भी बन जाए? सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। तो ये किस टाइप की रिएक्शन करता है? ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, इट अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट सब्स्टिट्यूट किसको करना है? कार्बन को नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन करोगे तो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा। तो सब्स्टिट्यूशन किसी ऐसे सब्सटेंस से कराना है जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो। सो सब्स्टिट्यूशन बाय हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस। तो अगर सब्स्टिट्यूशन कराया तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन की जगह वो आ जाएगा, लग जाएगा, और हमारा जो यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया वो सब्सटेंस आके लग गया यहाँ पर, ए लग गया। ठीक है, फाइन। अब बताओ, जो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए अटैक करने आने वाला जो पर्सन है वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी, देखो दो तरीके की स्पीशीज अटैक करती है, या तो इलेक्ट्रोफिलिक या फिर न्यूक्लियोफिलिक। कौन अटैक करने आएगा? बाय इलेक्ट्रोफाइल। अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव निकल आएगा क्योंकि वो कम रिएक्टिव था, A ज्यादा रिएक्टिव था। और अब देखो एरोमेटिक कैरेक्टर रिटेन है, तो बताओ किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी? कौन सी टाइप की रिएक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? सब्स्टिट्यूशन या फिर एडिशन? ऑल्दो मैंने अभी तुम्हें समझाया अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अंडरगो एडिशन, बट aromatic compounds do not go addition. Instead of they show, can you get the reasons? ठीक है, तो यही चीजें हमें थिंकिंग में डेवलप करनी होती है और हमारे रिएक्शन हो जाती है। मतलब हम देखते हैं हमारा कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड, अच्छा एडिशन करेगा। अरे अनसैचुरेटेड है लेकिन एरोमेटिक है, एडिशन करेगा एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, तो वो सब्स्टिट्यूशन ही करेगा। जैसे अल्केन्स थे, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करते थे क्योंकि उनके पास पाई क्लाउड ही नहीं था, एडिशन का कोई चांस नहीं था। अब देखो जो ये बेंजीन रिंग है, ये कैसी स्ट्रक्चर में है? अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे ट्विस्ट कर लाऊं, अगर मैं इस बोर्ड को इस तरीके से ट्विस्ट कर लाऊं, तो कैन यू सी दिस इज माय बेंजीन रिंग? मतलब अभी तो तुम्हें ऐसे दिख रही है, और अगर मैं इसको ऐसे स्विच कर दूं तो बेंजीन रिंग ये होगी, और पाई क्लाउड ऊपर नीचे, above and below the plane ऐसे होगा। तो जस्ट इमेजिन आई एम ट्राइंग टू डू इट इन 3D। तो ये मेरा बेंजीन रिंग हो गया, ये इसका बैक पोर्शन हो गया जो तुम्हें नहीं दिख रहा है, कुछ इस तरीके से होगा, the back portion of this, and then
ठीक है, सो दिस इज माय, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सो दिस इज प्लेनर रिंग and these two are representing pi cloud above and below the plane of the ring. ठीक है, so now tell me, अगर pi cloud है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन है? तो it is free to attack by whom? इलेक्ट्रोफाइल. तो इसको कौन इजीली अटैक कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल will feel attracted on this pi cloud. तो अब सब्स्टिट्यूशन किस टाइप का होगा? जैसे एडिशन बताया था, कौन अटैक करने? यस, तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन सबसे ज्यादा होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. कैन यू गेट माय पॉइंट? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो तुमने देखो एलिमिनेशन रिएक्शन सीखी जिसमें सेड्रेफ रूल लगाना सीखा, फिर तुमने एडिशन रिएक्शन सीखी इलेक्ट्रोफिलिक जिसमें तुमने मार्कोनिकॉफ रूल सीखा. अभी लास्ट चीज क्या सीखने को रह रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. In fact, this is called as electrophilic aromatic substitution because we are studying the substitution on an aromatic compound. Can I rub this? So now basically we are going to study that is called as electrophilic aromatic. इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोला? क्योंकि पाई रिच रीजन है और वो अटैक करने को आएगा अरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर है, इसलिए वो, और क्योंकि एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती, सब्स्टिट्यूशन होगा इसलिए. ठीक है, कैन यू फॉलो इट? ठीक है, अभी पहले मैं तुम्हें इसका मैकेनिज्म समझाती हूँ क्योंकि तुम्हें फील हो रहा होगा ना, मैकेनिज्म समझने से तुम्हारी बाकी रिएक्शन को रिटेन करने में हेल्प होती है या नहीं होती है? होती है ना. तो हम इसके अंदर का डिटेल पहले देख लेते हैं. तो देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, अगर होती है तो इसको बस समझ लो, लर्न नहीं करना है. स्कूल में नहीं पूछी जाती है मैकेनिज्म, अभी नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पूछी जाएगी एल्केन्स वाली, क्योंकि वो शायद बुक में दी हुई है. ठीक है, बट इसके बिना मुझे समझाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, फिर मतलब वही रट्टा करना ही एक ऑप्शन रह जाता है, तो इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं. तो पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में योर इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, जैसे हम लोग पहले भी नहीं पढ़ते आ रहे थे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. तो ये हमारी बेंजीन आराम से घूम रही थी और इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, वो पाई क्लाउड देख करके उसके पास आ गया. ठीक है, अब आने के बाद वो एक हाइड्रोजन से बोलेगा तुम निकलो, मैं अपनी जगह बनाऊंगा. ठीक है, अब उसको अगर अपनी जगह बनानी है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए, तभी वो अटैच कर पाएगा? नेगेटिव चार्ज. तो ये जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आता है तो पहले क्या होता है, देयर इज एन इलेक्ट्रोलिटिक फिशन इन द बेंजीन रिंग इटसेल्फ, एंड वहां पर क्या हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे क्रिएट हो जाता है, हाइड्रोजन लगा रहता है और इलेक्ट्रोफाइल अपनी जगह बना लेता है. कैन यू गेट इट? अटैक एंड अटैचमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल. इसने अटैक किया और अपने आप को अटैच कर लिया. कैन यू फॉलो दिस मच? ठीक है, अब इसको अटैचमेंट के बाद में तुम्हें नहीं लगता इसका अरोमेटिक कैरेक्टर डिस्टर्ब हो गया? नाउ द रिंग इज बिकमिंग नॉन अरोमेटिक, क्योंकि एक पाई क्लाउड चला गया मेरा, तो अब रिंग क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है. ठीक है, बट अभी भी देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, मतलब रिंग तो कॉन्जुगेटेड है ना, तो क्या होने लगता है, उसके बाद में ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने लगता है. तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए मैंने तुम्हें बताया था ना, सेम डायरेक्शन में रखना है एरो को, सेम डायरेक्शन में एरो को रखना होता है. तो हम लोग कैसे बनाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ये H E लगा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये है, तो एरो कैसे डायरेक्शन में बनाएंगे, इस डायरेक्शन में बनाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये दोनों मिलकर नया बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है, फाइन. अभी भी देखो
हमारा एरो ऐसे बना था, मतलब क्लॉकवाइज बना था, तभी तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया होगा और इलेक्ट्रोफाइल ने अपने आप को अटैच किया होगा, है ना। तो हमारा डायरेक्शन जब भी हम बनाते हैं सेम रहता है, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी भी क्लॉकवाइज बनाया था, तो अभी नेक्स्ट टाइम भी क्लॉकवाइज ही रखेंगे। तो अभी देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये इस तरीके से अटैच्ड है, ये अटैच्ड है, तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के क्या कर लेंगे, एक नया बॉन्ड बना लेंगे और पॉजिटिव चार्ज घूम करके यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे घूमने का मतलब क्या है, फिर ये इसको डिस्टर्ब करेगा, एरो सेम डायरेक्शन में रखेंगे, मतलब क्लॉकवाइज ही रखेंगे, फिर ये क्या कर लेगा, एच ई ऐसे अटैच्ड है, तो ये देखो ये पुराना पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या कर लेंगे, और यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद है, ये बोलेगा मुझे वापस से अपना कैरेक्टर चाहिए, अरोमेटिक कैरेक्टर चाहिए, यू आर मेकिंग मी, तुम्हारी वजह से मैं नॉन अरोमेटिक में चला गया, मुझे अपना वापस कैरेक्टर चाहिए बिकॉज मेरी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है। तो इन दोनों में से बोलेगा एक बंदे को तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, जो स्ट्रांगली अटैच्ड होगा वो तो पक्का छोड़ के नहीं जाएगा, जो वीकली अटैच्ड होगा वही तो छोड़ के जाएगा। तो इन दोनों में से हु इज वीक अटैच्ड, ऑब्वियसली, वरना इलेक्ट्रोफाइल अपनी जगह ही नहीं बना पाता, अगर वो वीक होता तो जगह थोड़ी ना बना पाता, ठीक है। सो व्हाट इज द थर्ड स्टेप, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब जब H जाएगा तो वो उसको खाली हाथ नहीं जाने देगा, वो उससे ये कहेगा मुझे अपना H पॉजिटिव आयन दे के जाओ, मतलब सॉरी अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाओ। तो जब इलेक्ट्रॉन वो दे के जाएगा, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, ये ऐसे है, यहाँ पर H है, यहाँ पर E है, अब ये निकाल तो देगा उसको, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन वापस छीन लेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वापस छीनने का मतलब क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, दे विल मेक अगेन अ न्यू बॉन्ड एंड E अटैच रहेगा, और कौन निकल गया, H पॉजिटिव आयन। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल ने आके अपनी जगह बना ली, इलेक्ट्रोफाइल ने आकर अपनी जगह बना ली, एंड दैट इज व्हाई यू कॉल इट एज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कैन यू फॉलो इट। और ये तीनों स्ट्रक्चर अब बार बार कौन बनाए, तो इसलिए इसका हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेते हैं। उसमें क्या होगा, टेल मी कैसा होगा, ये H बना रहेगा, ये E बना रहेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज और पाई क्लाउड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस कॉर्नर से स्टार्ट होकर के इस कॉर्नर तक जा रहा है, सेकेंड। तो हम लोग ऐसे शो करते हैं ना पोजीशन, कि हमें नहीं पता कहां पर है, डॉटेड लाइन से किसकी किसकी पोजीशन, ये हो गई पाई क्लाउड की पोजीशन और पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन। तो इन तीनों को बार बार बनाने की जगह हम उसको इस वे में बना देते हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना इन तीन डायग्राम्स के लिए। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये 2 और ये 3, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ये सही है ना, कि पाई क्लाउड जो है वो वैंडर कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज यहां से लेकर के यहां तक पूरा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल दी स्ट्रक्चर्स। कैन यू गेट इट। ठीक है, तो ये सिर्फ तुम्हारे को समझाने के लिए था। अब देखो रिएक्शंस आएंगी जो इसमें, वो किस तरीके की आएंगी, तो हम किसका किसका सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हम लोग क्या करा सकते हैं, हैलोजेंस को सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हैलोजिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग किसका सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, SO3H का सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं। तो SO3H के सब्स्टिट्यूशन को हम लोग बोलते हैं सल्फोनेशन, ठीक है।
देन हम लोग नाइट्रेशन करा सकते हैं, तो वी कॉल इट एज नाइट्रेशन। देन वी अनदर टाइप इज कॉल्ड एज एल्काइल ग्रुप का करा देते हैं, इट इज कॉल्ड एज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। और लास्ट होती है, मतलब 5 रिएक्शन करनी है, बट एक रिएक्शन को समझ लोगे, बाकी सब में वही रिपीट ही होना है। तो देखो ये क्या हो जाएगी, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ हैलोजिनेशन का मतलब क्या है, कौन अटैक करने को आएगा, हु विल बी द इलेक्ट्रोफाइल, हैलोजन। लेकिन हैलोजन के ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। तो हैलोजिनेशन के लिए इलेक्ट्रोफाइल कौन होना चाहिए, बोलो, कोई भी X पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है ना, ठीक है। सल्फोनेशन के लिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होना चाहिए, SO3H, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए ना, ठीक है। नाइट्रेशन का मतलब क्या हो गया, NO2 पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो नाइट्रेशन हो पाएगा। एल्काइलेशन का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। एसाइल क्या होते हैं, जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं उनको ही एसाइल ग्रुप भी बोलते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, बट उसके ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए, RC डबल बॉन्ड O प्लस दिस। So carbonyls are also called as acyl. ठीक है, अब तुम ये बोलोगे भाई ये तो ऐसा तो एग्जिस्ट नहीं करते, तो कैसे हम उन्हें लाएं, हाउ डू यू विल फॉर्म दिस। तो यहाँ पर पहले मैं लिख रही हूँ कैटलिस्ट, ठीक है। तो X इसको बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, कोई लुईस एसिड। लुईस एसिड, कैन यू रिकॉल देम, BF3, Al2O3, all these are Lewis acid, ठीक है। इसके लिए कुछ भी नहीं लाना है, सल्फ्यूरिक एसिड ही ले आओ, वो काम कर देगा। इसके लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड ले आओ, काम कर देगा। इसके लिए भी लुईस एसिड ले आओ, काम कर देगा। और इसके लिए भी लुईस एसिड ले आओ, काम कर देगा, ठीक है। 5 रिएक्शन को मैं टेबल के फॉर्म में तुम्हें करा दे रही हूँ, फिर इंडिविजुअली भी बता दूंगी, इससे तुम्हें लर्न करने में आसानी हो जाएगी। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब X पॉजिटिव आता कैसे है, इलेक्ट्रोफाइल। सो जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्लोरीनेशन कराना था, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें क्लोरीनेशन कराना था, तो क्लोरीन और क्लोरीन ये रहा, ठीक है। और यहाँ हम लोग ले लेते हैं AlCl AlBr3 ले लेते हैं सपोजिंग। तो अब तुम्हें क्या लगता है, एल्यूमिनियम का क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, एल्यूमिनियम का क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, इज द ऑक्टेट ऑफ एल्यूमिनियम कंप्लीट और इनकम्प्लीट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, आई कांट, इनकम्प्लीट। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 होते हैं ना, और 3 वो शेयरिंग से ला रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 6। और इसको क्या दिख रहा है, क्लोरीन के पास क्या दिख रहे हैं, लोन पेयर, तो वो उसको क्या करेगा, क्लोरीन से कहेगा तुम मेरे साथ आ जाओ, ठीक है, वो मेरे साथ आ जाओ। बट क्लोरीन जब जाएगा तो क्या करेगा, क्योंकि उसको उसका ऑक्टेट कंप्लीट कराना है, तो वो क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ही जाएगा, प्लस दूसरे वाले क्लोरीन का भी लेके चला जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो अपना तो लाना ही लाना है, प्लस दूसरे का भी लेके जाना है। तो ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे AlBr3 Cl आ गया नेगेटिव चार्ज के साथ, और क्या बचा रह गया, क्या बचा रह गया, Cl4 प्लस, एंड क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन प्लस दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा ना, क्योंकि लोन पेयर लेके जाएगा तो उस वाले क्लोरीन का खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहेगा, तो वो दूसरे की हेल्प क्या करेगा, पहले अपनी तो हेल्प कर लो। 1 मिनट बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए पहले अपना तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ना, पहले अपनी हेल्प करते फिर दूसरे की करते ना। अमोनिया पहले खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करता है तब ब्रोमीन को देता है ना, तो पहले अपना करते हैं, तो Cl- में ऑक्टेट कंप्लीट, अब हम एल्यूमिनियम की हेल्प कर देंगे, तो लेके जाना पड़ेगा ना दूसरे का इलेक्ट्रॉन। अभी क्लियर हुई बात। तो अब ये देखो, ये दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल,
अब मैकेनिज्म पे जाओ, ये क्या करेगा, बेंजीन पर अटैक करेगा, उसमें रेजोनेंस हाइब्रिड क्रिएट कराएगा, हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और अपनी जगह क्रिएट कर देगा। कैन यू अंडरस्टैंड नाउ? ठीक है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये लुईस एसिड है। और हमारे पास क्या बचा रह गया, Cl पॉजिटिव विच विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। वही तो हमें चाहिए, वही तो हमें चाहिए था। अभी क्लियर हुई बात? ठीक है, अब देखो SO3H किससे आएगा, SO3H किससे आएगा, मतलब इसके लिए क्या रिएजेंट यूज करोगे, कोई भी हैलोजन यूज कर लो। अभी SO3H किससे आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से ही आएगा। ये किससे आएगा, HNO3 से आ जाएगा। ये किससे आएगा, किसी भी एल्काइल हैलाइड से ले लेना, और ये किससे ले लेना, RC डबल बॉन्ड X से ले लेंगे। ठीक है, अब देखो SO3H हम लोग कैसे बनाएंगे, तो क्या होगा, एक सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा और एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमें SO3H प्रोड्यूस करवाएगा। एक मॉलिक्यूल जो है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा और एक मॉलिक्यूल जो है वो हमें इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो देखो क्या है, एक को लिखो H पॉजिटिव और HSO4 माइनस में लिखो। ठीक है, दूसरे वाले को क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तो OH माइनस और SO3H में लिखो। देखो ऐसे लिख सकते हैं हम, दो सल्फ्यूरिक एसिड थे, दोनों को ब्रेक करके लिखा, एक H पॉजिटिव आयन दे रहा है और एक OH माइनस आयन दे रहा है। देखो लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो इसका एक मॉलिक्यूल का H पॉजिटिव और इसका मॉलिक्यूल का OH माइनस आपस में मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। तो हमारे पास क्या बचा रह जाएगा आफ्टर दे डू द रिएक्शन, वाटर, जो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, बेंजीन के ऊपर कौन अटैक करने जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो ये काम का नहीं है। फिर और क्या बचा रह गया, HSO4 माइनस, ये काम का है, नहीं है, तो अटैक कौन करने जाएगा, तो देखो बना इलेक्ट्रोफाइल, मतलब अपना ही फ्रेंड बिगाड़ने को तैयार हो जाता है और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देता है। मतलब H2SO4 दूसरे की जरूरत ही नहीं है, खुद ही दुश्मनी निभाने लग गया और इलेक्ट्रोफाइल में जनरेट करा दिया। क्योंकि अरे भाई आयनिक बॉन्ड ही तो बनेगा, तो भी आयंस में कैसा बॉन्डिंग शो करते हो, बॉन्ड ही नहीं होता है ना, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे से अटैच्ड है। ठीक है, अब सिमिलरली अब अपने आप से करो, अगर HNO2 लिया तो HNO2 को हम लोग कैसे ब्रेक करें, OH माइनस NO2 पॉजिटिव, और इसको यहाँ OH आ गया तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे ब्रेक होगा, देखो ऐसे देगा, फिर से वही चीज, ये H देगा ये OH देगा, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। और हमारे पास क्या बचा रहेगा, ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का क्या है, NO2 पॉजिटिव। तो मिल गया ना मेरा इलेक्ट्रोफाइल, और ये फिर से वही चीज, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, हाइड्रोजन पे अटैक हुआ, पाई क्लाउड डिस्टर्ब हुआ और हो गई। यहां पर क्या करेंगे, देखो फिर से हमने यूज किया हैलोजन, हैलोजन के पास क्या है, क्या है, पाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर हमारे पास बैठा हुआ है लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या करेगा, लुईस एसिड इससे क्या करेगा, हैलोजेंस को निकाल ले जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विथ अगेन एन इलेक्ट्रोफाइल, बोलो, तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल फिर से बन गया। ठीक है, एंड सिमिलरली यहां पर देखो ये मेरा Cl लगा हुआ है, फिर से मैंने यहाँ पर ये यूज कर लिया लुईस एसिड, सो अगेन आई विल बी लेफ्ट विद दिस एंड AlCl4 माइनस,
So now this part will again behave as an electrophile or not? ठीक है, क्लियर, हेलो फाइन, यस। मैम, आपने लास्ट रिएक्शन में AlCl4 पे साइन नेगेटिव लगाया है। हाँ, नेगेटिव लगेगा ना, Cl इधर से निकल जाएगा तो नेगेटिव साइन। यस मैम, ठीक है। ठीक है, अब रिएक्शन अपने आप से करो। अब तुम थोड़े से सेल्फ समझदार हो चुके हो, खुद से थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करो। रिएक्शन अब तुम खुद से करोगे, वही 3 स्टेप्स वापस से रिपीट होंगे जो मैंने जनरलिस्ट इलेक्ट्रोफाइल करके बता दिया है। तो कैन आई रब ऑल दिस इफ यू आर डन राइटिंग? ठीक है, तो अब मैं सिर्फ रिएक्शन का नाम लिखूंगी, तुम कैटलिस्ट और रिएजेंट फिल इन द ब्लैंक में रहेगा एंड यू विल ट्राई टू फिल इट योरसेल्फ। ठीक है, मैं सिर्फ रिएक्शन का नाम लिखने वाली हूँ एंड बाकी चीजें तुम खुद से फिल करोगे। Fine, so this is the last thing for today we are doing. So this is benzene ring, इसी की रिएक्शन मुझे बार बार करानी है। So now you will decide it. So supposing I have to prepare this, now give me what is the name of this reaction. अगर यहाँ NO2 लग गया तो इसका नाम क्या होगा? Nitration. This is which type of reaction? It is, and who is the electrophile in this? Who is the electrophile in this? Okay. How do you prepare how do you get electrophile as NO2 positive? कौन सा reagent use करे और कौन catalyst है? Yes, very good. And who is the catalyst? Sulfuric acid is the catalyst. ये अभी समझ में आ गया अपने आप से? मतलब जरूरी नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड हो, HCl के साथ भी करोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड अपने को OH दे देगा और कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो जो H पॉजिटिव देने को तैयार हो। ठीक है, अच्छा अभी मैंने इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल लिखा होता SO3H, इस रिएक्शन का नाम बोलो, सल्फोनेशन। Who is the electrophile in this? SO3H। ठीक है, कैसे जनरेट हुआ SO3H? कैसे जनरेट हुआ? 2 moles of sulfuric acid लेंगे, 1 will act as the reagent and 1 will act as the catalyst. एक H देगा, एक OH देगा, OH के वाले के पास में बचेगा SO3 which will act as an electrophile और H वाले के पास बचेगा HSO4 minus which will act as an न्यूक्लियोफाइल, जिसका हमें कोई काम नहीं है। न्यूक्लियोफाइल तो रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, बेंजीन रिंग को पास में तो वो आएगा भी नहीं। अच्छा, उसके बाद में सपोजिंग इफ आई एम एडिंग Cl over here, so this is called as what? Yes, chlorination or halogenation. Who is the electrophile over here? Who is the electrophile over here? Cl plus. And how is Cl plus produced? हम क्या यूज करेंगे? कैटलिस्ट। क्लोरीन तो यूज करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ क्या यूज करेंगे? कोई भी लुइस एसिड जैसे कि AlCl3 या फिर कुछ और, एनी काइंड ऑफ लुइस एसिड। कैन यू गेट इट? ओके, अभी इसके बाद मैंने बना लिया यहाँ पर ये है और ये CH3 लगा दिया, इसको क्या बोलोगे? क्या ऐड किया? एल्काइलेशन। Friedel-Crafts was the person who gave us this reaction, so उसको ट्रिब्यूट देते हुए we call it as Friedel-Crafts, और एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हुआ है इसलिए we call it as alkylation. What is the catalyst we are going to use? CH3 सब्स्टिट्यूट किया है तो CH3 plus 1 halogen. ठीक है, तो you can take anything like I am taking CH3Br, लेकिन इसके साथ कैटलिस्ट क्या होगा? लुइस एसिड।
कैन यू गेट इट? ठीक है, और फिर एक और रिएक्शन कराया बेटा, लुईस एसिड चाहिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, ताकि तुम्हारा हैलोजन निकालना है। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन से कम है, तो वो तो पॉजिटिव देगा ना, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेगा तुम्हारा? यस, तभी तो तुम इलेक्ट्रोफाइल बचोगे। तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कोई लेके चला जाए ना, तो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर वाला पर्सन। इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए होगा ताकि वो तुमसे इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए। अरे नहीं, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये लुईस एसिड एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए वो Br से हेल्प मांग रहा है, भाई तुम मुझे दे दो। और Br कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा इसके पास। मैकेनिज्म याद करो, अभी जो चार्ट में लिखाई थी, तो Cl3Br माइनस बनेगा और CH3 पॉजिटिव बचा रह जाएगा, which will act as the catalyst। ये देखो, इसके पास है लोन पेयर, इसके पास है इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तभी तो लुईस एसिड बोल रहे हैं उसे। तो ये इसको पुल कर लेगा, हमारे पास क्या बचेगा? CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl3Br माइनस। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बचा जो कि जाके बेंजीन पर अटैक करेगा। अब समझा? वही चीज वहां पर भी हो रही है हैलोजिनेशन में भी। अभी यहाँ पर सपोजिंग लगा है C डबल बॉन्ड OCH3, तो हु इज द रिएजेंट? कौन है रिएजेंट? कौन होगा रिएजेंट? CH3 C डबल बॉन्ड OCl, कुछ भी, मतलब कोई भी हैलोजन यूज कर सकते हो। CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कोई भी हैलोजन लगा लो। फिर से सपोजिंग आई एम यूजिंग ब्रोमीन, और कैटलिस्ट कौन होगा? लुईस एसिड। फिर से वही चीज, ये इसके लोन पेयर की वजह से पुल करके ले जाएगा और हमारे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज एल्काइलेशन। ये ग्रुप को क्या बोलते हैं? और कार्बोनिल के अलावा एक और नाम बताया मैंने आज तुम्हें, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसाइलेशन। कैन यू गेट इट? एल्काइलेशन, एसाइलेशन। कैन यू गेट इट? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। Okay, now okay, we are just ending the session. Thank you, ma'am.